हेलो एवरीवन, दिस सचिन फ्रॉम आईटी बॉम्बे हियर। इस वीडियो में हम अपनी मोस्ट रिक्वेस्टेड सीरीज दैट इज द 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसको मैं 10 का दम भी बोलता हूं, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब इस सीरीज को फॉलो कैसे करना है, सभी को टॉपिक्स का आइडिया आपको हर वीडियो में दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आज जीओसी है तो अगला आइसोमेरिज्म होगा, फिर आइसोमेरिज्म के बाद जो भी अगला टॉपिक होगा वो आइसोमेरिज्म वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इस सीरीज को फॉलो करने का बेस्ट तरीका क्या है, लेट मी टेल यू। हर वीडियो में हम अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं विच आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखोगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, एंड उसमें अगर आप रीसेंट कमेंट्स देखोगे तो आप लोग ये देखोगे कि बहुत से लोगों ने लिखा भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन इन सीरीज से एग्जामिनेशन में आए, डायरेक्टली इस सीरीज से एग्जामिनेशन में, बिकॉज ये सीरीज बनाई कैसे गई मैं आपको समझाता हूं। जो पुराने पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाता है कि 2017 में कैसा आया था, 16 में, 15 में, 18 में, 19, 20 में, तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके जो मुझे लगता है कि जो रिकमेंडेड क्वेश्चंस रहेंगे इस साल के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। सीरीज को एफिशिएंटली कैसे फॉलो करना है, जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे रफ कॉपी ले लीजिए, साथ में पेन लेके बैठ जाना ताकि आप सबको आंसर निकाल सको। एंड जो भी डाउट्स आए इमीडिएटली वीडियो को पॉज कीजिए एंड डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखे। हर डाउट का आंसर मैं पर्सनली करने वाला हूं, वो आप लोग देख भी लेना। अप्रोक्सीमेटली हर रात को उस पूरे दिन के डाउट सारे आंसर कर दिए जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, जो भी वीडियो है उसको पूरे रूप से देखना, बिकॉज वीडियो में अपन सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, बट जो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये चीज होती, कोई और कंपाउंड होता तो क्या हो सकता था, तो कुछ ऑल्टरनेटिव चीजें भी डिस्कस की जाएंगी ताकि आप उनको मिस ना करो। तो पूरे तरीके से उसको देखना, ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक रफ कॉपी पेन लेकर सभी को बैठ जाना है ताकि मोस्ट एफिशिएंट बेनिफिट आपको मिल सके। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। यहां पे दो ऑप्शंस मेरे पास मुझे क्लियरली दिख रहे हैं कि मे बी करेक्ट हो सकते हैं, बट उन दोनों में से भी सिर्फ एक करेक्ट होगा। बेंजीन इज वेरी स्टेबल बिकॉज इट इज एरोमेटिक इन नेचर। सेकेंड पॉइंट, नंबर डी इज एक्चुअली नॉन एरोमेटिक इन नेचर, नॉट एंटी एरोमेटिक, बिकॉज it टब शेप में एग्जिस्ट करता है, हेंस वो एक नॉन प्लेनार स्पीशीज बनता है, ड्यू टू विच इट इज अ नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब जो बी एंड सी में जो कॉम्पिटिशन है उसमें सी वाला एग्जिस्ट करेगा एट द रूम टेम्परेचर। और क्यों एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज इट कैनॉट डाइमराइज। अब क्यों नहीं डाइमराइज कर सकता है, उसके पीछे का लॉजिक समझिए। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से, मैं ये कंपाउंड लेता हूं एंड इसका मैं सेकेंड मोल लेके आ रहा हूं डाइमराइज करवाने के लिए, बिकॉज डाइमराइजेशन कब होता है, जब एक अनस्टेबल कंपाउंड लिया जाता है। तो लेट मी से मैं सेकेंड मोल लेके आया, तो डाइमराइजेशन क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहां पे हैवी क्राउडिंग प्रेजेंट हो रही है, ड्यू टू विच द डाइमराइजेशन कैन नॉट अकर। लेकिन जो केस नंबर बी है वहां पे डाइमराइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। क्यों पॉसिबल होगा, बिकॉज लॉजिकल सी बात है, यहां पे कैन अंडरस्टैंड दैट ये 4 मेंबर्ड रिंग है जो अनस्टेबल है, हेंस वो डाइमराइज करके एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड दे देगा। तो अगर डाइमराइजेशन पॉसिबल है तो क्या ट्राइमराइजेशन भी पॉसिबल है? यस, ट्राइमराइजेशन भी पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल होता है, फॉर एग्जांपल लेट मी से मैंने साइक्लोपेंटाइन ले लिया, उसके 3 मोल ले लीजिए, तो वहां पे ट्राइमराइजेशन पॉसिबल हो जाएगा। क्यों पॉसिबल होगा, ध्यान से देखिए, बिकॉज बीच में एक एरोमेटिक रिंग बन के आएगी। तो बीच में एक एरोमेटिक रिंग है जो बेसिकली, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरी पॉपुलर बेंजीन। तो एक पंखा जैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो ये एक ट्राइमराइजेशन प्रोसेस हो गया। तो फिर हमें क्वेश्चन ये आना चाहिए कि अगर डाइमराइजेशन है, ट्राइमराइजेशन भी पॉसिबल हो रहा है, तो उसके बाद मेरे पास यहां पे अगर मैं लेट मी से बेंजाइन लेता हूं, तो बेंजाइन वाले केस में व्हाई डोंट वी हैव ट्राइमराइजेशन टू अकर बट ओनली डाइमराइजेशन। इसके पीछे का लॉजिकल आंसर होगा, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजाइन इंटरमीडिएट लेता हूं, लीजिए, तो उस वाले इंटरमीडिएट में जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, तो जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है वहां पे मैं एक चीज देख सकता हूं, दैट इज जो एरोमेटिक रिंग्स हैं दोज विल बी मोर स्टेबल। द एरोमेटिसिटी, दिस पाई बॉन्ड is not in the middle ring, it is common between the two rings, but it lies more on the right hand and the left hand side। मतलब दोनों तरफ ये लाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, बट इट डज नॉट लाई इन द मिडल। मिडल में लाई करेगा तो ये वाला एंटी एरोमेटिक बनेगा। तो परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड इज मोर ऑन द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड रिंग्स, बट बीच में कम रहेगा, इसलिए यहां पे भी डाइमराइजेशन ऑब्जर्व किया जाता है, नॉट ट्राइमराइजेशन।
अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव ऑन करते हैं, जो एक बहुत पॉपुलर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑन द टॉपिक दैट इज नोन एज एरोमेटिसिटी एंड द स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट्स। Which of the following reaction is not possible in the forward direction? अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करता हूं तो वहां पे कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, अगर एक RX दिया गया हो उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं AgNO3 के साथ, then that will give me the formation of AgX-PPT plus R plus NO3 minus 1। मतलब एक R प्लस बन के आ रहा है जिसको हम बोलेंगे कार्बोकटायन बन के आ रहा है। तो अगर एक कार्बोकटायन बन रहा है, बना के देखते हैं, नंबर ए ऑप्शन में क्या इंटरमीडिएट बन जाएगा, Br माइनस रिमूव्ड प्लस बन के आ जाएगा, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट। वेरी एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन भी जिसमें लोग गलती करते हैं, क्या ये चीज एग्जिस्ट कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, बहुत से लोगों का आंसर हाँ आएगा, बट नहीं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स डू नॉट एग्जिस्ट बट द रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल सा बहुत एक कंसेप्चुअल चीज जो लोग गलती करते हैं। तो जब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड में प्लस चार्ज हर जगह ट्रैवल कर रहा है, जहां पे मेरे पास एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। व्हाई? बिकॉज ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है, हेंस यू कैन अंडरस्टैंड ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जाना चाहूंगा, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड वाले में आप लोगों को एक बहुत पॉपुलर बेस दिया गया है। बेस का काम क्या होता है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना, हटा दीजिए, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट। तो एक सॉल्ट बन के आ जाएगा। अब जो सॉल्ट बन के आ रहा है क्या वो स्टेबल है? यस, हाईली स्टेबल, एरोमेटिक, इसलिए ये रिएक्शन भी पॉसिबल होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तीसरे वाले में आइए, SbCl5, Sb मतलब उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन की लोन पर अटैक कर देगा, जस्ट लाइक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का जो इंटरमीडिएट बन के आता है, कुछ उस प्रकार का मैकेनिज्म यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया जाएगा। तो Cl SbCl5 माइनस प्लस ब्रेक द लिंकेज ब्रेक, सॉरी प्लस यहाँ पे होगा, डोनेट किया, सॉरी फॉर दैट। यहां पे मेरे पास माइनस बन के आ गया, SbCl6 माइनस रिमूव हो गया, विच विल गिव मी द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं ट्रोपोलिनियम आयन। अब यू कैन अंडरस्टैंड वंस अगेन इसका एरोमेटिक स्ट्रक्चर है बिकॉज 2 4 6 रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा इन रियल लाइफ, हेंस ये भी एक एरोमेटिक है इसलिए ये भी एग्जिस्ट करेगा, वेरी स्टेबल। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन पॉसिबल होगा। लास्ट वाले केस में क्या हो रहा है, अगर मैं प्रोटोनेशन करवाता हूं तो प्रोटोनेशन करने से होगा क्या, जो ऑक्सीजन, अब इसमें भी देखो लोग कैसे जीओसी गलत करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी से मैं ये लेता हूं, अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूं H+ के साथ, दो पॉसिबल साइट्स हैं जहां पे रिएक्शन हो सकता है, या तो ये कार्बोनाइल पे रिएक्शन हो जाए या तो मेरे पास इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन हो जाए। तो कहां पे ज्यादा फीजिबल होगा, ऑन द कार्बोनाइल, बिकॉज अगर आप डबल बॉन्ड वाले के ऊपर प्लस चार्ज बनाते हो तो वहां पे वी विल हैव -m-i इफेक्ट ड्यू टू विच दिस इज हाईली अनस्टेबल इन नेचर। इसलिए कार्बोनाइल वाला रिएक्ट करना चाहेगा जब मैं मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, करवा दीजिए, आई विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पीशीज। रेजोनेंस करवा के देखिए तो मुझे दिख जाएगा कि एक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज बन के आ रही है। तो सिंस एक एंटी एरोमेटिक स्पीशीज बन के आ रही है इसलिए ऑब्वियसली ये अनस्टेबल है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि कौन सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये बोला गया कि फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स दिए गए हैं जहां पे हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा गया। देखो जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज हमें यहीं से पता चलता है कहां पे माइनस बनना चाहिए, कहां पे प्लस, कहां पे रेडिकल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आ जाता है। अगर मैं बात करता हूं नंबर ए के लिए, तो क्या ये ऑर्डर स्टेबिलिटी का करेक्ट होगा या नहीं होगा। देखो रेजोनेंस दोनों में इक्विवेलेंटली ही पॉसिबल है, यहां पे भी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इनोलेट आयन स्टेबल, यहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इनोलेट आयन इज स्टेबल। बट एक चीज जो वेरी कर रही है दैट इज द परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर मैं कोई भी साइक्लिक रिंग लेता हूं, देखो कोई भी साइक्लिक रिंग ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने 3 मेंबर्ड रिंग ले ली एंड मैंने एक लीनियर चेन ओपन कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल प्रोपेन। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढूं तो दिस इज नथिंग बट C3H6, मैं एग्जांपल की तरह समझाना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में चाहे चीज घुस जाए, एंड दिस इज C3H8। अब जो C3H6 होता है उसका
जो आइसोमर बन के आएगा, रिंग चेन आइसोमर, दैट इज अ डबल बॉन्ड। अगर मैं इसमें परसेंटेज एस ढूंढना चाहूं तो परसेंटेज एस कितना बनेगा, देखो sp2, ये भी sp2, ये sp3, तो कितने एस है टोटल, 3 एस है। टोटल कितनी स्पीशीज है, 3 3 4, तो द टोटल स्पीशीज आर इक्वल टू 10 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 30%। अगर मैं सेम चीज इस C3H8 पे करना चाहता हूं, करके देखिए, तो यहां पे sp3 sp3 sp3, कितने s, 3 s, टोटल कितना है 4 3 12, तो वील हैव 12 इंटू 100, तो दैट इज इक्वल टू 25%। तो इनऑर्गेनिक में सिंपल सा कंसेप्ट होता है दैट अगर परसेंटेज एस इंक्रीजेस तो क्या बढ़ता है, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो प्रैक्टिकली एक 3 मेंबर देख सकते हो, एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक चेन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अ 3 मेंबर्ड लीनियर चेन। इसलिए ऑब्वियस सी बात है दैट यहां पे जो नेगेटिव होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव व्हिच इज प्रेजेंट हियर, तो ये इनकरेक्ट बन जाएगा। नंबर बी में आइए, सिंपल सा लॉजिक है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। यहां पे ये एक एरोमेटिक स्पीशीज है, इसलिए एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बन के आ गया। तीसरे केस में क्या होगा, सी एफ एफ एफ, यहां पे 2p लोन पे रिपल्शन हो जाएगा, नेगेटिव लोन पे रिपल्शन, हेंस वो अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा, इसलिए दिस विल शुड बी मोर समथिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो ये भी गलत बन जाएगा। लास्ट वाले में आ जाइए, फ्लोरीन में प्लस एम एंड माइनस आई ओनली, यहां पे वी हैव प्लस एम माइनस आई, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बिकॉज एक एक्स्ट्रा माइनस एम है जो एक्स्ट्रा में खींच सकता है, इसलिए ये गलत बन के आ जाएगा। हेंस ओनली ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑफ द SIR इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड जो दिया गया है। अगर मैं NO2 की बात करता हूं तो क्या NO2 एक बल्की ग्रुप है? यस, इट इज अ वेरी बल्की ग्रुप, बिकॉज इसके सारे जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ऐसे दूर दूर फैले हुए हैं, हेंस दिस इज अ बल्की ग्रुप। क्या ब्रोमीन बल्की ग्रुप है? यस, ऑब्वियसली इट इज अ वेरी 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 बल्की ग्रुप, ठीक है, बहुत बड़ा साइज है उसका, इसीलिए हेंस यहां पे इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। लॉजिकली समझिए, दो बल्की ग्रुप साथ में है तो बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रही होगी, लेकिन मैं किसी प्रकार से एक बल्की ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन ले जाऊं, देखो सरफेस एरिया कैसे कम हो रहा है, ऐसा है, आउट ऑफ प्लेन में ले गया तो रिपल्शन जो है वो कम हो जाएगी। इसी सिंपल इफेक्ट को अपन बोलते हैं दी SIR इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। यहां पे क्या होगा, ड्यू टू दी SIR इफेक्ट, सिंस ये तीनों ग्रुप्स आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, हेंस यहां पे लॉजिकल सी एक बात हो जाएगी दैट नो रेजोनेंस विल बी पॉसिबल। तो अगर कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगी तो उसके कारण क्या होगा, जो बॉन्ड्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, लेट मी से C1N एंड C3N बॉन्ड्स की, तो सिंस रेजोनेंस नहीं हो रही है तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना होगा, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, दैट इज जस्ट अ सिंगल बॉन्ड, तो हेंस बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C1N एंड C3N कितना बन जाएगा, ओनली 1। लेकिन जो नंबर 5 वाला ग्रुप है, क्या वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है? यस, यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है। तो सिंस रेजोनेंस पॉसिबल होगा, अगर मैं बस एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा भी दूं, फॉर एग्जांपल बेंजीन दिया गया है, यहां पे यू हैव बीन गिवन NO2, अगर आप ध्यान से देखो विदाउट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए भी आपको फील आना चाहिए कि यहां पे एक डबल बॉन्ड बन रहा है ड्यूरिंग रेजोनेंस, जिसको हम बोल देंगे बाद में जाके पार्शियल डबल बॉन्ड। सिंस एक डबल बॉन्ड बन के आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा दैट इज C5N का, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो सिंस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, तो ऑब्वियस सी बात है दैट जो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा दैट विल बी ग्रेटर फॉर दिस ओवर this, ये लॉजिक आपको यूज करना है। Hence we can understand that C1N and C3N are of the same length because same bond order है but longer than the C5N bond, इसलिए ऑप्शन नंबर C will be the correct answer for this question। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग pKb। अगर मैं pKb की ऑर्डर की बात करूं, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन, अगर मैं Ka लेता हूं तो क्या Ka बढ़ाने पे pKa घटेगा? यस, pKa will decrease।
अगर pKa घट रहा है इसका मतलब क्या है कि एसिडिटी बढ़ रही है। अगर Ka बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि एसिडिटी बढ़ रही है सिंपल लैंग्वेज में। उसका लॉजिकल सी बात मतलब क्या हो जाएगा, दैट K भी घट रहा होगा। वाई? बिकॉज एसिडिटी बढ़ रही है तो बेसिसिटी घट रही है। एंड सिमिलरली अगर K भी घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि Pk भी बढ़ रहा है। मतलब सिंपल मैथमेटिकल डेरिवेशन ये है कि अगर एसिडिटी बढ़ रही है इस केस में देख सकते हो तो Pk भी बढ़ रहा है। तो हमें एसिडिटी कंपेयर करनी है इन सिंपल इनडायरेक्ट लैंग्वेज। आइए क्वेश्चन के ऊपर वापस। अगर मैं ये पार्ट नंबर 1 लेता हूं, इन दिस क्वेश्चन देयर इज एप्लीकेशन ऑफ द वेरी पॉपुलर डीएनपी रूल। अब डीएनपी रूल क्या होता है? ये इंडक्टिव शिफ्ट में चीज पढ़ाई जाती है, दैट इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन नंबर इज ग्रेटर देन दी पावर। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना ग्रुप से बन के आ रहा है, डिस्टेंस लाइक फॉर एग्जांपल एसिड से डिस्टेंस कितना है, एन मतलब नंबर कितने ग्रुप्स प्रेजेंट है, पी मतलब पावर मतलब किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा बन के आ रहा है उसको हम पावर बोल देंगे। आइए तो यहां पे कौन सा ज्यादा पास में है, देखो डिस्टेंस सबसे पहला मेजर फैक्टर है। दो कार्बन के पास, यहां पे दूसरे कार्बन के ऊपर ही है, यहां पे भी दूसरे कार्बन के ऊपर ही है, यहां पे पहले कार्बन के ऊपर है, यहां पे वी हैव एट दी सेकेंड कार्बन। तो डिस्टेंस मैटर्स मोर देन दी नंबर। तो सबसे बेस्ट कौन सा जाएगा, सबसे पास में है, हेंस ये सबसे बेस्ट बन के आ जाएगा। तो सी वाला शुड बी द ग्रेटेस्ट। उसके बाद डिस्टेंस अब सभी में सेम है, सभी में सेम डिस्टेंस है, तो क्या मैटर करेगा, नंबर मैटर करेगा। नंबर किसका ज्यादा है, बी में 2 है इसलिए बी उसके बाद बन के आ जाएगा। उसके बाद ए एंड डी में डिस्टेंस सेम, नंबर भी सेम, तो क्या मैटर करेगा, पावर। तो पावर किसी ज्यादा, फ्लोरीन की। समझ आ गया? तो दिस इज अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ द डीएनपी रूल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दिस इज वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द SIR इफेक्ट। अब यहां पे लॉजिक समझते क्या यूज हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से किसी भी इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि क्या मेरे पास रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल इस केस में आइए, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं तो क्या यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है? बिल्कुल भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसको हम स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोल देते हैं। तो रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा, इसलिए मेरे पास प्लेनारिटी नहीं बन के आएगी। अब अगर मैं आता हूं केस नंबर 4 के ऊपर, यहां पे बहुत ही सिंपल सा केस है दैट सभी के साथ प्रॉपर रेजोनेंस होने वाला है, बिल्कुल प्रॉपर रेजोनेंस होगा। 3 प्रकार के रेजोनेंसेस होंगे, 3 जगह बन रहा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्टेबल बन के आ जाएगा। रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, रेजोनेंस एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो 4 विल बी द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद कहां पे ज्यादा रेजोनेंस पॉसिबल है, 3 वाले में। वाई? बिकॉज वहां पे 2 बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है, तो 3। 1 में कोई रेजोनेंस नहीं है, यहां पे ज्यादा रेजोनेंस है, मतलब एक प्रकार की रेजोनेंस हो रही है, तो 2 1, तो 4 3 2 1, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट आता रहे इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए मेरे से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन के आता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द स्पेस टॉटोमेरिज्म। स्पेस टॉटोमेरिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूं जो जनरली लोगों को गलत पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, डीपर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए बेटा, जे एडवांस लेवल पे जाना है तो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी से, मैं ये कंपाउंड लेता हूं जो आपके स्क्रीन के ऊपर बनाया गया है, इसको लीजिए। एंड मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पे स्पेस टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। स्पेस टॉटोमेरिज्म को 1,5 टॉटोमेरिज्म भी बोला जाता है, जो एक बहुत गलत कंसेप्ट, बहुत जगह गलत पढ़ाया जाता है। ठीक है, लॉजिक समझिए क्यों। बिकॉज यहां पे जो स्पेस टॉटोमेरिज्म है वो यहां से भी पॉसिबल है। कैसे? यू कैन सी, देखो आराम से जो sp3 हाइड्रोजन है वो ट्रैवल कर सकता है H+ बन के इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, इवन इन एसिडिक मीडियम आप कर सकते हैं प्रोटोनेशन करवा के। तो जब मैं टॉटोमराइज करवाऊंगा तो बन के क्या आ रहा है, द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज अ वेरी 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 स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं इसको और अच्छे लेवल पे करवाना चाहूं, ठीक है, बट ये मेंस लेवल सीरीज है, बट मैं थोड़ा आइडिया देता हूं। तो इसके ऊपर हम रिमन टिमन भी करा सकते हैं, बिकॉज एक फिनोलिक डेरिवेटिव बन के आ गया। कुछ पोजीशंस ब्लॉक करवा दीजिए, एज एन एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इसको मैंने ब्लॉक कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया,
उसके बाद हम यहां पे करवाने लग पड़े तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, एट्रॉप आइसोमेरिज्म का बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है, बट हम फ्यूचर सीरीज में देखेंगे जब भी हम एडवांस लेवल की बात करेंगे। अभी हम मेंस रेलिवेंट एंड नीट रेलिवेंट सीरीज के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। अगर मैं सिंपल सा फिनोलिक स्ट्रक्चर लेना चाहता हूं, इस स्ट्रक्चर को लीजिए जो फिनॉल वाला दिया गया है, क्या यहाँ पे स्पेस ऑटोमेरिज्म पॉसिबल है? यस, बहुत आराम से पॉसिबल है, एंड सिर्फ इसी केस में एरोमेटिसिटी ऑब्जर्व की जाएगी, इसलिए फोर्थ विल बी द मोस्ट स्टेबल। तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर दिख जाना चाहिए, बट पूरी नॉलेज गेन करनी है। सिमिलरली थर्ड केस में भी क्या हो जाएगा? अब देखो, अब जो रियल कंपटीशन है वो थर्ड और फिफ्थ में है, तब ज्यादा अच्छा ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन का। लॉजिक क्या है? देखो आंसर लाने पे, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं जेई में जो गलती करते हैं कि आंसर सही लाना है, नहीं, नॉलेज गेन करो। एडवांस में मोस्ट प्रोबेबली अगर नया क्वेश्चन आ गया तब तो नॉलेज ही काम आएगी ना बेटा, तब आपके थोड़ी काम आएगा कि आपने पहले क्या रटा है, नहीं, दिमाग लगाना सीखो, एप्लीकेशन सीखिए। अगर मैं केस नंबर 3 की बात करता हूं, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कौन से केस में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा अगर मैं इनॉल या इनोलेट बनाना चाहूं बाद में? आज ही बताया है दैट परसेंटेज एस कैरेक्टर इन अ साइक्लिक चेन will be more than the linear chain. Why? Properly derived, because वहां पे partial double bond structure exist कर सकता है, because that is a derivative of ring chain isomerism. Hence इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होने वाली है, इसलिए यहां पे जो इनॉल बन के आएगा, जो नेगेटिव चार्ज बन के आएगा फॉर द इनोलेट बाद में जाके, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो 4 के बाद वी विल हैव 3, उसके बाद वी विल हैव 5। 1 इन 2 में तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 में तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट 1 में स्टिल एग्जिस्ट कर सकता है इनोल आयन या इनोलेट। वाई? बिकॉज वहां पे थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगी। तो 4 3 5 1 2, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन अमंग द कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहां पे क्या होगा लॉजिक समझते हैं। देखिए, अगर मैं केस नंबर 1 की बात करता हूं, सबसे पहले मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है कौन सी? अगर ये जो हाइड्रोजन्स हैं, दीज आर sp3 हाइड्रोजन्स, इसलिए ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। अगर आप sp2 लेके ऑपरेट करोगे तो वो गलत बन जाएगा। क्यों? बिकॉज sp2 को रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू sp3 ऑब्वियसली। तो ये जो माइनस बनेगा वो वेरी स्टेबल माइनस है, बिकॉज ये एक एरोमेटिक रिंग बन के आ रही है, विच इज अ हाईली स्टेबल रिंग। अगर मैं सेम चीज नंबर बी पे करना चाहूं तो नंबर बी में क्या हो जाएगा, जो माइनस बनेगा उसके ऊपर NMe3 का कौन कौन से इफेक्ट लगेगा? वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ -I इफेक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर यहां पे मैं CH2 माइनस बनाता हूं तो रेजोनेंस करवा के देख सकते हो, स्टेबल माइनस बनेगा। लास्ट वाले केस में मोस्ट स्टेबल माइनस बनने वाला है। क्यों? बिकॉज जो PMe3 प्लस है वो कौन कौन से इफेक्ट दिखा सकता है? फॉस्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए वो -M -I इफेक्ट दिखा सकता है, इसलिए जो नंबर डी में माइनस बन के आएगा वो मोस्ट स्टेबल बन के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हुए इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहता हूं तो मैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से देखना पड़ेगा। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस यहां पे बनाता हूं तो ये O माइनस बन जाएगा। अगर मैं यहां पे कॉन्जुगेट बेस बनाया तो ये बन जाएगा O माइनस, एंड इस केस में ये O माइनस बन के आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें क्या एप्लीकेबल हो रही है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर मैं केस नंबर 3 लेता हूं तो वहां पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस दैट इज SIR एप्लीकेबल होगा, ड्यू टू विच तीनों ग्रुप्स आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, हेंस विल हैव नो रेजोनेंस टू बी पॉसिबल इन द केस नंबर 3। लेकिन अगर मैं केस नंबर 1 लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, 1 और 3 में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। 1 वाले में यहां पे तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस है विद द 2 NO2 ग्रुप्स, बट लॉजिक समझिए, जो दूसरा वाला NO2 है क्या वहां पे SIR लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? बिकॉज यहां पे वी हैव नो क्राउडिंग। तो इसके द्वारा -M -I मे और मे नॉट बी पॉसिबल, बट इस केस में वी विल हैव रेजोनेंस टू बी पॉसिबल। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करता हूं तो केस नंबर 2 में क्या होगा, जो CN है दैट इज अ वेरी लेस क्राउडेड ग्रुप, तो वो एक लीनियर स्पीशीज है, तो वहां पे कोई क्राउडिंग नहीं होगी, हेंस यू कैन अंडरस्टैंड दैट नो SIR विल बी एप्लीकेबल ऑन द केस नंबर 2।
तो कौन सा माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया? इस केस में माइनस एम माइनस आई भी पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज नॉर्मल सा लीनियर स्पीशीज है, इसलिए 2 विल बी मोर स्टेबल देन 1 विल बी मोर स्टेबल देन 3। Hence you can understand that ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। अब इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक दे देना बेटा, ऑनेस्टली बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, सुबह के ऑनेस्टली 3:10 हो रहे हैं तभी वीडियो बनाई जा रही है। ओके, बिकॉज आज मुझे फ्लाइट है और ट्रैवल करना है मुझे फिर आगे जाके भी चंडीगढ़ की तरफ, इसीलिए सुबह जल्दी उठ गया ताकि वीडियो बना दूं आज के लिए, बिकॉज सीरीज कल के लिए बोला गया था, एक डे पहले डिले हो गया इसलिए आज स्टार्ट कर दिया। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच नाइट्रोजन हैज द लीस्ट टेंडेंसी टू बी प्रोटोनेटेड, ये एक बेसिसिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो थोड़ा सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं बात करता हूं पहले बी एंड सी नाइट्रोजन की, देखो बेटा एक टिप मैं देना चाहता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि अगर सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर भी हो ना, जहां पे ऑर्डर ना पूछा गया हो, स्टिल आप ऑर्डर्स निकालना सीखो, बिकॉज ऑर्डर्स निकालने से आपको असली नॉलेज गेन होगी, तभी आपका दिमाग बिल्ड होगा कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। फॉर एग्जांपल सेम गोस फॉर द कन्वर्जन क्वेश्चंस आल्सो, बड़े बड़े कन्वर्जन क्वेश्चन करने आने चाहिए, बिकॉज उससे एक्चुअल में दिमाग बनता है कि कैसे ऑपरेट करे। ओके, क्वेश्चन के वापस आइए। जो नंबर सी लोन पेयर है एंड नंबर बी लोन पेयर है, क्या ये अच्छे बेसिस हैं? यस, दीज आर गुड बेसिस, बिकॉज ये आराम से बाहर दे सकता है, ये लोन पेयर भी आराम से बाहर दे सकता है। लेकिन जो केस नंबर डी है, यहां पे बेटा एक हाइड्रोजन मिसिंग है, जो केस नंबर डी है वहां पे रेजोनेंस है, नंबर ए में भी रेजोनेंस है, तो रियल कॉम्पिटिशन फॉर द लीस्ट टेंडेंसी टू बी प्रोटोनेटेड इज बिटवीन डी एंड ए, बिकॉज वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। तो कौन सा कंसेप्ट हमारा काम आएगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर। अगर मैं एक 3 मेंबर्ड रिंग लेता हूं, तो जो 3 मेंबर्ड रिंग है that has more percentage S than the 4 membered, आज derive किया है, then the 5 membered, then the 6 membered। तो hence you can logically understand from here that जो 5 membered ring है that is more electronegative, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो खींचता है अपनी तरफ, वो बाहर थोड़ी देना चाहेगा। hence you can understand that in the comparison between D and A will be less basic than D because A is the most electronegative, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। ये इसका एक बेसिसिटी ऑर्डर बन के आ जाएगा, hence you can understand ये ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवंट लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, रोज वीडियो आएगा बेटा आप सभी के लिए। ठीक है, सपोर्ट दिखाना है सभी को, चाहे कुछ भी हो जाए। कमेंट करिए अपने डाउट्स एंड जो भी रेलिवेंट बातें पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड अगर नए बच्चे हो तो सब्सक्राइब तो करना है ऑब्वियसली सभी को। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय।